मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। मेजर जनरल रिटायर्ड ए.के. शिवाज साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। पूर्णिमा नाथ है, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ अमेरिका से जुड़ चुकी हैं। बेनी बेन्यामिन है, पूर्व आईडीएफ के सैनिक है, हमारे साथ इजराइल से इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। पूर्णिमा, एक तरफ ट्रंप साहब सामने आते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने ईरान को तबाह कर दिया है, अब वो नहीं खड़ा हो पाएगा, हम ईरान के साथ सीज फायर भी नहीं चाहते। लेकिन ईरान तो कह रहा है कि भाई जो जीत के ट्रंप साहब दावे कर रहे हैं वो सब हवाई हैं, क्योंकि वो तो रिटेलिएट उतने ही इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। यहाँ पे आपको याद है थोड़ी देर पहले अभी F-13 को शॉट डाउन करके बिठा दिया था। तो ये कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स बार बार वी हैव वन, तो ट्रम्प तो पहले दिन ही बोल रहे थे कि ही हैव वन, और एवरी सिंगल डे ही सेज यू हैव ऑलरेडी वन, कोट एंड कोट वी हैव ऑलरेडी वन। अगर ये सच है तो फिर आगे बाहर क्यों नहीं जा रहे? द आइडिया इज दैट डिकैपिटेशन के बाद, स्ट्राइक के बाद भी, उनके टॉप लीडरशिप खत्म होने के बाद भी उनको जो चाहिए वो नहीं मिला। ईरान का जो डिसेंट्रलाइज सिचुएशन है, जो पहले से ऑर्डर दिया गया था, वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एक मुंह से कहते कि नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, उसके बाद कहते कि हाँ वी आर गोइंग टू सेंड 5,000 मरीन्स और नेवीज को भेजेंगे। तो फिर ये जो बैक एंड फोर्थ करना चाह रहे हैं ना, दिस इज पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा वॉर। पूर्णिमा, मैं आपको रोकूंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने ईद और नवरोज की बधाई दी है। पीएम मोदी ने हमलों की निंदा की है। तो भारत के स्टैंड को लेकर बार बार सवाल पूछा जा रहा था कि भारत ईरान को लेकर अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर देता। और इसी बीच आज ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बात की, उन्हें ईद और नवरोज की बधाई दी। साथ ही जो ईरान पर इस वक्त हमले हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस हमले की निंदा भी की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी प्रेसिडेंट से फोन पर बात की है, उन्हें ईद की बधाई दी, साथ ही जो हमले हो रहे हैं उसकी निंदा की। मिडिल ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की निंदा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। के शिवाज साहब, लगातार भारत के स्टैंड को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे कि भारत का स्टैंड क्या है, क्या भारत न्यूट्रल है, भारत की पॉलिसी क्या है। फॉरेन पॉलिसी को लेकर बार बार सवाल हो रहे थे, लेकिन कुछ डिप्लोमेसी ऐसी होती हैं जो सही समय आने का इंतजार करती हैं। हाँ प्रिया, बिल्कुल। देखो, भारत कभी न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति की तरफ है। भारत चाहता है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से इसका कोई हाल निकले। और देखो, भारत एक ऐसा देश है जो सभी के साथ दोस्ती, उसकी इजराइल से भी दोस्ती है। मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, ओमान, जॉर्डन, बहरान, कुवैत, इराक, सबसे दोस्त है। और भारत की दोस्ती ईरान से भी है। कौन भूल सकता है, हम चाबार पोर्ट वहां चला रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि भारत एक उस पोजीशन में है कि कंट्रीब्यूट भी कर सकता है कि कहीं ना कहीं शांति आए। और ये सच्चाई है कि इस लड़ाई की जो मिलिट्री वारफेयर से ये इकोनॉमिक वारफेयर बन गया है। और बहुत ही चालाकी से ईरान ने इसके अंदर जो है इकोनॉमिक फैक्टर डाल दिया हाई। एक तो वो एसिमेट्रिक वारफेयर लड़ रहा है, इसीलिए तो कहते ना अमेरिका दलदल में फंस गया है। अब उसको समझ नहीं आ रहा निकले तो निकले कैसे। वो एग्जिट चाहता ऑनरेबल डोनाल्ड ट्रंप, वो नहीं मिल पा रहा। अगर आप देखें, दो चीज़ों से उसने इसको इकोनॉमिक वारफेयर बनाया है। एक तो उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, जहाँ से 20 से 30% ऑयल जाता है और 35% पूरे वर्ल्ड की जो एलएनजी और गैस जाती है। अब होता क्या है कि उसको खोलने के लिए पूरी कोशिश करे अमेरिका, वो सक्सेसफुल नहीं है। अगर वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट नेवी ये नहीं कर सकती, तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका का क्या हाल है। और वो वहां दे रहा है नेटो कंट्रीज को, कभी दे रहा है जो एशियन कंट्री को, जापान को, साउथ कोरिया, क्योंकि आप आके खोल लें, क्योंकि ऑयल आपके पास जाता है। असलियत में बात यह है उसकी पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ड्रोन्स हैं, वहां पर माइंस हैं, और उसके बाद जो एक प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है उनकी स्पीड बोट है। अब आप देखें, जो मिडिल ईस्ट में वो बेवकूफ़ी इजराइल ने की है, जो ईरान का के ऊपर जो उसकी गैस फील्ड थी उस पर हमला किया, साउथ पारस पे। उसके बाद इजराइल ने जो हमले किए हैं वो सटीक हमले हैं, चाहे वो रस लफान हो, मगर आज वो एनर्जी वारफेयर हो गया। इकोनॉमी डिगमगा गई, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इम्पैक्ट हो रहा है। और अब मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगला स्टेप नहीं पता। कभी वो कहते हैं कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे, कभी कहते हैं वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे, कभी कहते हैं हम जीत गए हैं। जिस चीज से वो चले थे
कि भाई हमारे 3 हैं कि न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, मिसाइल नहीं होने चाहिए, और कहीं ना कहीं ये था कि इसके जो डिप्लोमेसी के हद से हम आगे जाके ये जितने होती रिबल वगैरह इनको नहीं देना। आज वो बदल गया है, आज रिजीम चेंज की बात नहीं हो रही, आज वो यू टर्न बिल्कुल। कर गए हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है करें तो करें क्या। और मुझे लगता है सरप्राइज ईरान ने 2-3 चीजों से किया। ईरान ने एक तो ये अंडर एस्टिमेट किया इजराइल ने कि ईरान जो है वो अगर उसका आयतुल्ला अल खमैनी और टॉप लीडर्स को मार दिया गया तो ईरान जो है घुटनों पे आ जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। उनके पास मोज़ैक डिफेंस सिस्टम है जिससे उसने इसको डिवाइड कर दिया 31 प्रोविंस में डिसेंटर। दूसरा, मैं एक ही प्रिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की जो डेवलपमेंट है, जो ईरान ने आपका डिगो ग्रेसिया जो 4000 किलोमीटर दूर है वहां पर अपनी मिसाइल दाग दी हैं। और इससे क्या पता लगता है कि सब ये सोच रहे थे ईरान के पास जो मिसाइलें हैं वो 2000 किलोमीटर तक की हैं। आज ये समझ आया कि ईरान ने 4000 तक बना ली। वो दिन दूर नहीं जब ईरान के पास वो हाइपरसोनिक या ब्लास्टिक या इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल आएगी जो अमेरिका के मेनलैंड में भी जाएगी। तो ये एक बदलाव आया है, ये सरप्राइज किया ईरान ने इस लड़ाई में। और मुझे लगता है पलड़ा ईरान का इसलिए भारी है कि ईरान ने अपनी स्ट्रेंथ पे लड़ा है, और कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के बीच में भी कहीं ना कहीं दरार पड़ गई है। अमेरिका का कुछ और एम है और इजराइल जो है वो लड़ाई को लंबा लेना चाहता है। इजराइल इसका दायरा बढ़ाना चाहता है। इजराइल मुस्लिम कंट्रीज को इस लड़ाई में लाना चाहता है, वो उसमें सक्सेसफुल नहीं है। तो मुझे लगता है ये लड़ाई जो है एक बड़े अधूबत मौके पे पहुंच गई है, और ये लड़ाई का इम्पैक्ट बहुत ही इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड को होगा। बिल्कुल, लेकिन ईरान भी रुकने के लिए तैयार नहीं है, और सब यही बातें कह रहे हैं कि भाई अंडर एस्टिमेट कर दिया गया ईरान को, और ईरान अब खुलकर सामने आ रहा है। बेनी बेनियामिन के पास में जा रही हूँ। बेनी सर, क्या अब ऐसा हो गया है कि ट्रंप और नेतन्याहू की जो बातें हैं वो शुरू तो एक ही मकसद से हुई थी, लेकिन अब अलग अलग दिशाएं दोनों ने तय कर ली है। इजराइल अब अमेरिका के कंट्रोल से बहुत आगे जा चुका है और नेतन्याहू की राहें बिल्कुल अलग हो गई हैं। भाई वो कह रहे हैं कि मैं तो समाप्त करके मानूंगा, जहां ट्रंप पे थोड़ी सी दबाव बन रहे हैं और नेतन्याहू साहब मान नहीं रहे हैं। जो कुछ अपन सुन रहे हैं सब, अभी आपने बताया क्या मोदी जी ने अपने ईरानियन पार्टनरशिप को मुबारक दिया, ये किया वो किया। नोबडी नोज, किसको भी नहीं मालूम है उनके बीच में क्या बात होगी। ये अपन खाली बॉलीवुड पिक्चर बना रहे हैं। तो दैट इज वेरी वेरी बैड, इट इज वेरी वेरी बैड जो कुछ हो रहा है। It's all, see, India is having its own this thing, political ways to talk. मोदी जी हमारे पास आके गए थे और मोदी जी हमको भी प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं, मेरे को मालूम है। इंडिया इज वेरी पीसफुल country, I know that. I am coming from there, so I know what is India. And I was staying with India, I was staying with Muslims, I was staying with everybody. ये क्या है, ये अभी जो हो रहा है ना, ये सब we are just imagining क्या ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है. Between Israel and America, there is a complete understanding. Okay, कुछ हो सकता है. We are not doing anything without permission of America. तो एक्चुअल सिचुएशन क्या है सर? एक्चुअल सिचुएशन ग्राउंड पर क्या है इस वक्त? इजराइल का स्टैंड क्या है आगे? Israel, see, our public is completely waiting for to some kind of solution that we will not suffer like 47 years. We are suffering more than 47 years. हम लोग 47 साल इधर तकलीफ ले रहे हैं. तुम्हारे हुतीस से बोलो, तुम्हारे अपने हिजबाला से बोलो, तुम्हारे अपने हमास से बोलो. Saudis also, they also suffered before 5-6 years when Houthis were shooting on them. वर्ल्ड कुछ भी परवाह नहीं थी उन लोग के, बाबा अभी क्या होएगा, क्या करेंगे, क्या नहीं. नाउ एवरीबडी इज वरीड अबाउट इकोनॉमी, बट व्हेन वी आर सफरिंग बिकॉज वी आर स्मॉल कंट्री, नोबडी केयर्स. We don't want that Arab countries will fight against Iran. We don't want. We are fighting because we want one thing, that they will not put a watch in their main place and decide when the Israel will be destroyed. They are doing for so many years. Okay. Nobody opened them out for this. कुछ ने भी मुंह नहीं खोला वो टाइम. अभी सबको याद आ रहा है कि इजराइल ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है. हम लोग छोटी कंट्री है. We don't want any wars from us because we have lot to do for the world and we are doing for the world. ठीक है सर, लेकिन प्लान बहुत बड़े हैं. मैं आगे उस पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन हम उमैर अनस का रुख कर लेते हैं. राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर टर्की से हमारे साथ जुड़ चुके हैं. उमैर,
पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है और उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। चाहे वो क्रूड ऑयल को ले लीजिए, गैस को ले लीजिए, और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन अब ईरान को थोड़ी सी छूट मिल गई है टेम्परेरी बेसिस पर 140 बिलियन बैरल की, कि भाई 30 दिन का समय है। ट्रम्प साहब ने कह दिया है कि आप चाहिए तो इसे बेच सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं। इससे क्या ईरान को इस तरीके से देखा जाए कि एक ऑक्सीजन मास्क की तरह उसके लिए काम करेगा? देखिए कि कितने दुख की बात है कि इतिहास में ये लिखा जाएगा कि एक ज़माना ऐसा आया था कि अमेरिका का स्पॉइल्ड चाइल्ड इजराइल ने एक पूरी दुनिया को एक हाईजैक कर लिया है, उसकी सिक्योरिटी को, उसकी एनर्जी सप्लाई को, उसकी इकोनॉमी को, और दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को हाईजैक करके रखा हुआ है और ऐसे कुएं में ढकेल दिया है उसने ट्रंप को कि अब ट्रंप उस कुएं से निकलना चाहे तो नहीं निकल पा रहे हैं। अब जिस पूरे वादे को कर करके ट्रंप और नेतन्याहू ने ये जंग शुरू की थी, नेतन्याहू ने शुरू की थी, और अपने आप को जो उनके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं इजराइल में, उससे अपने आप को बचाने के लिए पूरी जंग उसने शुरू करी। अब वो एक ऐसे गड्ढे में फंस गए कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमने कुछ समझा था और निकला कुछ। तो अब वो जो अभी ईरान को रिलैक्सेशन मिला है, ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उनको पता है कि ईरान एक ऐसी जंग में जा रहा है कि जिसमें ईरान ने ये कहा है साफ साफ, अगर हम डूबेंगे तो सबको ले डूबेंगे, हम अकेले नहीं डूबेंगे। इस वजह से अगर आप हमारे तेल को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम पूरे क्षेत्र में किसी भी तेल को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद से जो ईरान ने अटैक किए हैं पूरे इलाके में, उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो बिल्कुल शॉर्ट अप कर रहे हैं, और उसकी वजह से अमेरिका के ऊपर, ट्रंप के ऊपर खासतौर से प्रेशर बन रहा है कि भाई आपने तो हमसे कहा था कि ये जंग एक हफ्ते में रिजीम चेंज होकर खत्म हो जाएगी, दुनिया में सुकून हो जाएगा, नई हुकूमत आ जाएगी, लेकिन अब तो ये तो कहानी बहुत बड़ी जा रही है। तो इस वजह से ट्रंप ने फौरन कहा कि भाई ठीक है, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए कुछ करते हैं, और जिस कंट्री को बर्बाद करने के लिए वो काम कर रहे थे उसी कंट्री को कह रहे हैं कि भाई अब आप अपना तेल बेच सकते हैं। ये बहुत ही एक शर्म की सिचुएशन आ गई, जिससे ये बात, यहाँ पर बहुत ही सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स मौजूद हैं, वो जानते हैं इस बात को, और उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि ये एक बहुत ही ऐसी जंग की तरफ आ गए हैं जो हार मानने वाली बात है, वो मान नहीं रहे हैं, लेकिन करीब करीब हार मानने वाली जैसी सिचुएशन है। तो अब ईरान बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि ईरान को ये चाहिए कि गारंटी चाहिए कि भाई हमारी सिक्योरिटी को आप कैसे गारंटी करेंगे, हम अगर अटैक नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर भी कोई अटैक नहीं करेगा। तो अब जब तक ये बातचीत नहीं होगी तो शायद ईरान नहीं रुकेगा। और बहुत ही अहम बात करी जनरल साहब ने कि हमको नहीं पता है कि ईरान के पास सचमुच में क्या क्या शक्तियां हैं। लेकिन ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं ना कि भाई हमें तो सीज फायर नहीं चाहिए, हम सीज फायर के लिए तैयार ही नहीं है, और अब बात बहुत आगे निकल चुकी है, अब बात से बात तो बनेगी ही नहीं। अब हम टेबल इसका पे मतलब है कि वो सीज फायर चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो सीज फायर चाहते हैं, लेकिन ईरान नहीं आ रहा। जो जनरल साहब ने कहा कि जो सरप्राइज दिया है ईरान ने आज के अटैक से 4000 किलोमीटर का, ये नहीं पता था किसी को, ये नहीं पता था। तो इसका मतलब ये है कि अभी आगे और क्या क्या सरप्राइजेस है किसी को नहीं पता है। तो इसका मतलब है कि एक जंग एक बहुत ही अनसर्टेन उसमें जारी। इसीलिए दुनिया के जो सारे देश हैं, यूरोप ने साफ अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई ट्रंप और नेतन्याहू, ये तुम्हारी खड़ी कोई मुसीबत है, इसमें हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। और अगर वो यूरोप जो है वो अगर ईरान पर हमला करने के लिए अपनी शिप भेजता भी है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में जंग जा रही है उसमें यूरोप घुस तो सकता है लेकिन निकल नहीं सकता है। तो अब ये इसीलिए आज जो आपने बात बताई कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज बात करी है, वो इसी वजह से करी है क्योंकि उनको इस बात का पता है कि ये नुकसान भारत का है, इसमें नुकसान भारत जैसे देशों का है जो जिनकी दोस्ती दोनों तरफ से है। तो वो कहीं ना कहीं इस बात की कोशिश करेंगे कि वो इजराइल को, ईरान को और यूएस को, तीनों को ये कहें कि भाई ये आप लोगों की लड़ाई के चक्कर में हमारी परेशानी आ रही, तो वो उसको रुकवाने के लिए जरूर कोई ना कोई पहल करेंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। ठीक है पूर्णिमा जी, ट्रंप साहब की जो बातें हैं, और आज जो मैं अभी राहत की बात करी थी कि अब उन्होंने 30 दिन का एक टेम्परेरी बेसिस पे एक राहत दिया, क्या ट्रंप का समय खत्म हो गया है? इतना ही समय था, एक तरफ भाई वो हमले भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो राहत भी दे रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, राहत इसलिए दिया है क्योंकि उनके पास ऑप्शन है नहीं। अभी रशिया के ऊपर भी उन्होंने यही कहा है। थोड़ी देर पहले आपके इंडिया के ऊपर प्रेशराइज कर रहे थे कि रशिया से तेल नहीं खरीदो। आज लिटरली रशिया इज द विनर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जब ऑयल का प्राइस बढ़ता है, अमेरिका भी तो पैसे बनाता है ना। यहाँ पे लिटरली हमारे यूनाइटेड स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल टुडे। आज से नहीं हुआ, 2018 से करीब लगभग उस समय से हुआ है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटैक हुआ है अभी,
किसकी वजह से हुआ है? ईरान तो बैठा हुआ था ना। मेरे हिसाब से हम देसी है, हम लिटरली इंडियन अमेरिकन है, तो हम जैसे लोग तो पीस चाहते हैं दुनिया में हर जगह में। ट्रम्प कहाँ से कैसे जाएंगे? वो तो इब्राहिमिक है, वो तो लिटरली दुनिया के हर सिचुएशन में आप देखिए जाके, सारे वर्ल्ड, लिटरली एवरी सिंगल वर्ड दैट हैज हैपेंड इन द वर्ल्ड इज इब्राहिमिक वॉर। एंड आई एम नॉट गोइंग टू मिंस माय वर्ड टुडे बिकॉज दिस इज वेयर दे आर, जो जिनके फाउंडेशन वायलेंस में हो, कहाँ से पीस लाएंगे? जो दुनिया में कोई एक कंट्री है, कोई एक सभ्यता है, कोई एक आइडियोलॉजी, कोई सोच है, वो है हिंदुत्व, वो पीस ला सकती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हम हर जगह में पीस ही चाहते हैं। आज हम लोग इजराइल के साथ पीस, हमारा पीस और दोस्ती है, हम ईरान के साथ भी है और कर सकते हैं ये। इट्स नॉट ए ये रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका क्या चाह रहा है? डोमिनेंस चाह रहा है उस जगह में। जो कंट्री का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है, वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कौन अटैक कर रहा है, कौन नहीं अटैक कर रहा है, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमारे वहां से तो सिर्फ 1% आता है वो अमेरिका में। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका को चाहता क्या है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प वांट्स डोमिनेंस उस ऑयल से आते हैं, और ऑयल को कब्जा करेंगे। अभी कर्ग में फिर से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। दिस इज ऑल बहाना एट द एंड ऑफ द डे। और अब मैं आप ही की बातों को आगे बढ़ा रही हूँ जी, पूर्णिमा जी, मैं आप ही की बातों को आगे बढ़ा रही हूँ। सिवाज साहब, ट्रंप अलग थलग पड़ गए, नेटो देशों से सहायता मांगी, बोले कि शामिल हो जाओ, और खास तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए। लेकिन नेटो देशों ने सीधा सीधा शामिल होने से इनकार कर दिया। वो आते हैं गुस्से में, कहते हैं कि ये तो सिर्फ कागजी शेर हैं और मैं ये याद रखूंगा। क्या उनकी नीतियां ही, वो जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, आज उनके खिलाफ चली गई और वो अलग थलग पड़ गए? हाँ बिल्कुल। देखो प्रिया, की जो बात आती है कि नेटो कंट्री उसके साथ आए, तो आर्टिकल 5 है नेटो का, उसके अंदर साफ लिखा है कि कोई हमला अगर किसी नेटो कंट्री पे होता है तो पूरी नेटो पे माना जाएगा। मगर वो है डिफेंसिव, कि उसके ऊपर हमला है। मगर यहाँ तो हमला किया है आपने, इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला किया है, तो नेटो का जो आर्टिकल 5 इसके अंदर लागू नहीं होता। और दूसरा, ये जितनी भी नेटो कंट्रीज हैं उनको पता है कि ये लड़ाई तो दलदल है, इसके अंदर फंस गए तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है, और इसके अंदर कैजुअलिटीज होंगी और उनका तो कोई पर्पज है नहीं। तो ये सच्चाई, वो नहीं आएंगे इस लड़ाई में, और उन्हें साफ सुथरे शब्दों में ये बोल दिया। अब बात आती है इस लड़ाई में फायदा किसका है। जैसे पूर्णिमा मैं बताने की कोशिश करी थी, इसमें 2 कंट्रीज हैं जिनको सबसे ज्यादा फायदा। एक तो रूस है, कि रूस को क्या है कि जो यूक्रेन को हथियार जा रहे थे, जो रूस के साथ लड़ रहा है, आज उसमें बहुत कमी आई है। दूसरा, रूस का अब ऑयल फिर बिकने लगा है, और पहले वो डिस्काउंटेड रेट पे दे रहा था, अब वो $100 पर बैरल से ज्यादा दे रहा है, तो उसको तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और दूसरा देश है वो अमेरिका है, क्योंकि जैसे बताया कि सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑयल का कौन करता है, वो अमेरिका करता है। इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स किसका अभी हथियार बिक रहे हैं, वो अमेरिका के बिक रहे हैं। इस लड़ाई के बाद होगा क्या, ये जितनी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं ये डरेंगी, इनको हथियार चाहिएंगे, इनको F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, बाकी मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, वो सब जो है वो अमेरिका देगा। तो इन दोनों को फायदा है। नुकसान किसको है? नुकसान है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनकी इकोनॉमी डगमगाएगी, क्योंकि फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर के रेट बढ़ गए, और कॉमन पर्सन जो है अमेरिका में उसको भी मार पड़ रही है, क्योंकि रेट्स वहां पर भी बहुत है, इन्फ्लेशन बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो सच्चाई ये है, मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो है एक नया मोड़ ले चुकी है, और ईरान ने इसको इकोनॉमिक लड़ाई बना दिया है। और इकोनॉमिक लड़ाई के कारण अभी जो डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, कैसे निकले इससे। और जो भी उसके एम थे वो गोल पोस्ट चेंज करते, उनकी जो एग्जिट प्लान है वो एग्जिट प्लान नहीं समझ आ रही उनके। तो ये सच्चाई है, और मुझे लगता है कि अब जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। वो एक सबसे बड़ी नेवल पावर ऑफ द वर्ल्ड, वो इसको करने में असमर्थ है। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज को, क्योंकि ये जो एसिमेट्रिक वारफेयर ईरान ने लड़ा है ये कन्वेंशनल नहीं है। जिस प्रकार से वो ड्रोन, माइंस का इस्तेमाल, स्पीड बोट, कोई मजाल है किसी की कोई भी टैंकर वहां से निकल जाए बिना ईरान की परमिशन के। तो ये सच्चाई है। जितने भी ये कंट्रीज हैं, चाहे जापान है, साउथ कोरिया, भारत है, बाकी देश हैं, वो ईरान के साथ अच्छे रिलेशन हैं, वो अपने रिलेशन से इन टैंकर को निकालने की कोशिश करेंगे, बृहस्पति की लड़ाई करने। मुझे लगता है ये लड़ाई जो है कब रुकेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। वो कहते हैं अमेरिका और इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा, और ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा, मगर ये लड़ाई जो है इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक अगले 5-6 साल तक रहेगा। लड़ाई बंद हो जाएगी, मगर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है एनर्जी सेक्टर का मिडिल ईस्ट में, इसको बहुत टाइम लगेगा दोबारा आने के लिए। बेनी साहब, लेकिन
नेतन्याहू के पास तो प्लान बी भी है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बचने के लिए उन्होंने आईएमईसी का भी जिक्र किया और कह रहे हैं कि भाई एनर्जी हब बनने का वो ख्वाब देख रहे हैं और एक नया एनर्जी ब्रिज बनाना चाह रहे हैं ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन भी ना रुके और इजराइल का भी काम निकल जाए। लेकिन क्या राहें इतनी आसान होंगी इसके लिए उनकी? फर्स्ट ऑफ ऑल 1978 तक जब शाह, आई थिंक 78 शाह तक, शाह कभी तक थे, 78 तक थे, तो जब शाह थे तो सब टैंकर्स, ईरानियन टैंकर्स अश्कलोन इलात में आते थे। दे वर कमिंग टू गल्फ ऑफ इलात एंड पंपिंग द पेट्रोल फ्रॉम देयर टू अश्कलोन, दैट्स द मेडिटेरियन सी। तो ये पाइपलाइन तैयार है। नाउ बिटवीन सऊदी एंड अस इट इज समवेयर अबाउट 50 kilometers or 100 kilometers long the pipeline is. So they are planning to bring, I mean, what maybe Netanyahu said today in the morning, that maybe it will be working, that it will come from Saudi and it will go to the pipeline that we already have from 1978, that was we were using when Shah was there in Iran, and it will go to the Mediterranean Sea, and of course it will be distributed by our or by other ships or wherever they want to deal with. लेकिन इसके लिए तो चाइना और ईरान तो तैयार ही नहीं है ना। उमर साहब, अगर ऐसा होता है, जो बातें नेतन्याहू साहब कह रहे हैं वो बातें एग्जीक्यूट हो जाती हैं, तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होगा? मिडिल ईस्ट क्या करेंगे? देखिए, नेतन्याहू इस वक्त दुनिया में एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर हैं जो अपने शब्दों से पूरी दुनिया को धोखा दे रहे हैं। सिर्फ जितने भी देश हैं, कोई अब उनके ऊपर भरोसा करने के पोजीशन में नहीं है। आईएमएफ का जो सहारा वो ले रहे हैं, आईएमएफ के पीछे अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। दरअसल सऊदी अरब ने पहले प्रॉमिस किया था ट्रंप से कि हाँ, हम अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने के लिए तैयार है। सऊदी अरब ने कहा था कि हमारी शर्त यह है कि इसराइल फलस्तीनी स्टेट को मान ले, और ये जंग जो 7 अक्टूबर की जो जंग है गाजा की, उससे पहले की बात है। उसके बाद 7 अक्टूबर की जंग हो गई और फिर इजराइल ने बहुत ही ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट वे में गाजा को बर्बाद कर दिया। तो सऊदी अरब ने कहा कि ये अभी राइट टाइम नहीं है इजराइल को रिकॉग्नाइज करने का और आईएमएफ वगैरह में शामिल होने का। ये बात समझ लेनी चाहिए कि आईएमएफ उस वक्त तक की कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि उसमें सऊदी अरब शामिल नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब की जमीन इस्तेमाल होगी, उसमें सऊदी अरब के साथ वो जाएगा। दूसरी बात यह कि इजिप्ट जो एक बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण देश है पूरे अरब कंट्रीज का, वो आईएमएफ में शामिल नहीं है। उसको भी बहुत नाराजगी है कि उसको आईएमएफ में शामिल किया जाए, और इजराइल ने पूरी कोशिश की है कि आईएमएफ में इजिप्ट को ना रखा जाए, उसको किनारे कर दिया जाए। लेकिन भारत और दूसरे कई सारे देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आईएमएफ में इजिप्ट की भी भागीदारी हो, क्योंकि वो सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा आगे कुछ सालों में। तो इजराइल का जो एक नेतन्याहू ने जो ये अपना शोषा फेंका है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा दम है फिलहाल। और दूसरी बात ये तो कि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसकी पूरी सप्लाई जो है वो किसी एक रास्ते पर डिपेंडेंट हो जाए। लाल सागर से वो अपने आप को भेजेंगे जरूर, लेकिन वो ये कहेंगे कि भाई 20 से 25% सप्लाई वहां से होगी, फिर हॉर्मुज से होगी, दूसरी जगहों से होगी। वो डाइवर्सिफाइड सप्लाई रूट। लेकिन प्लान तो उनका यही है ना कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अभी डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो जाए। वो नया एनर्जी हब बनने का ख्वाब देख रहे हैं। वो डिपेंडेंसी इनकी हॉर्मुज पर बहुत ही अभी जो सिचुएशन है उसकी वजह से वो है, लेकिन जैसे ही ये हालात नॉर्मल होंगे वो ईरान के साथ वो जरूर उसको डील करें, क्योंकि ईरान की भी इकोनॉमी उससे पर डिपेंडेंट है। अगर कल को, अभी देखिए, अभी सब कुछ ईरान के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि अभी अरब देशों ने ईरान पर हमला नहीं किया है। अभी अरब देशों ने ये कहा है कि भाई देखिए, आपके हमले और इजराइल के हमलों से हम अपने आप को दोनों तरह से अलग कर रहे हैं। हम आपकी जंग में नहीं पड़ना चाहते, आप हमारे ऊपर हमला ना करिए। ईरान ये कह रहा है कि हम आपके ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो अमेरिकन ठिकाने सिर्फ उस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन कई मर्तबा वो सिविलियन इलाकों में जा रहे हैं। तो अभी अरब देश ईरान को ये बार बार वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन जब एक हद से आगे बात बढ़ जाएगी तो अरब देश कहेंगे कि भाई अब आप ये अपनी जंग को, इजराइल की और ईरान की जंग को आप हमारी जंग में बना रहे हैं, तो हम भी आपके खिलाफ खड़े होंगे। तो उस हालत में वो जब हमला करेंगे तो हॉर्मुज का स्टेटस चेंज हो जाएगा। इसीलिए ईरान भी बहुत ज्यादा केयरफुल है कि वो अरब देशों को बहुत ज्यादा गुस्से में ना लाए, क्योंकि अरब और देश, इजराइल तो वहां नहीं है हॉर्मुज में, अमेरिका भी हॉर्मुज में नहीं है, जापान वगैरह भी हॉर्मुज में नहीं है, सऊदी अरब तो है ना, वो तो रहेगा। तो इसलिए वो आपस में मिलकर के वो कहीं ना कहीं डील कर लेंगे। एक बात जो उन्होंने एक आपने कही थी, मैं उस पर थोड़ा सा एक मिनट में कहूंगा कि फ्रांस और ब्रिटेन और जर्मनी ने, इन लोगों ने कहा है कि वो हॉर्मुज को क्लियर करने के लिए अपने कुछ एक काम करेंगे। आप इमेजिन करिए, अभी जो हम लोगों ने आज सुबह का मंजर देखा है, सीन देखा है कि उसमें
4000 किलोमीटर की रेंज उन्होंने मिसाइल दागी है। इसका मतलब यह है कि जिस दिन पहला फ्रेंच मिसाइल ईरान पर आएगा, जिस दिन पहला जर्मन या ब्रिटिश मिसाइल ईरान पर आएगा होर्मुज को बचाने के लिए, पहली मर्तबा होगा दूसरी जंग के बाद, उस विश्व युद्ध जंग के बाद पहली मर्तबा ऐसा होगा कि फ्रांस में और ब्रिटेन में और जर्मनी में ईरान की मिसाइल पहुंचेंगे। क्योंकि ये जो 4000 किलोमीटर वाला तजुर्बा किया है, तो इसका मतलब यह है कि उनके कारखाने में ऐसी कुछ चीजें हैं। और मैं समझता हूं कि उन्होंने दरअसल जिन लोगों ने ये कहा है कि हम ये इजराइल की वॉर को हम भी ज्वाइन करेंगे, शायद ईरान ने 4000 किलोमीटर वाली क्षमता को दिखा करके उनको ये मैसेज देना चाहा है कि भाई अगर इस बार वॉर को ज्वाइन करेंगे तो देखिए हम आप तक पहुंचने के लिए सक्षम हैं। तो उन्होंने भेजा मिसाइल वहां, लेकिन मैसेज शायद उन्होंने यूरोप को दिया है। पूर्णिमा, ट्रंप आखिर अब एग्जिट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उनकी बातें एकदम अलग थी, और आज अगर आप डे बाय डे उनकी बातें देखिए तो अब वो पूरी तरीके से चेंज हो गए। उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज नजर आ रही है, उनकी बातें चेंज आ रही हैं, और अब वो एक एग्जिट प्लान भी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कहां से निकलें। बैकडोर उन्हें वो दिख नहीं रहा है। देखिए, जो सेंट्रिस्ट पॉलिसी मेकर्स है, जो पहले देखा हुआ है कि अनवारंटेड वॉर में होता क्या है, वो एडवाइस तो उन्होंने कर रहे, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली उनको ये नहीं लगा था कि ईरान का जो रिटेलिएशन ऐसे आएगा उससे पहले ईरान काबू में आ जाएगा। जैसे वेनेजुएला मॉडल, वो ईरान के ऊपर नहीं कब्जा हुआ। अब अभी लिटरली 21st डे वी आर गोइंग, एंड ईरान इज गोइंग वेरी स्ट्रांग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये पहले 15-20 दिन उन्होंने पुरानी स्टॉक खत्म कर दिया, अभी नया स्टॉक ला रहे हैं बेसिकली। तो ये जो फेज नया शुरू हुआ है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कभी सोचा ही नहीं था। दिस इज व्हाई ही इज थिंकिंग अबाउट द एग्जिट प्लान। पहले इनका ये एजेंडा था कि डिकैपिटेशन स्ट्राइक में मुल्ला को हटाने के बाद, उनका जो 48-49 मेजर टॉप लीडरशिप को हटाने के बाद उनके पास ऑयल का कब्जा आ जाएगा, देन इट्स गोइंग टू बी ऑल सेम लाइक वेनेजुएला एजेंडा। लेकिन वो हुआ नहीं। दिस इज व्हाई ही इज लुकिंग फॉर एग्जिट स्ट्रैटेजी राइट नाउ। लेकिन उनके पास वो ऑप्शन नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं क्यों? बिकॉज ना अभी डिएगो गार्सिया में अटैक हुआ है, वेदर इट्स इंटरसेप्टेड और नॉट, दैट्स सेपरेट क्वेश्चन। लेकिन उनके पास है हथियार, अभी अटैक होने वाला। अभी जर्मनी आएंगे सारे, अभी बोल रहे थे, आगे फ्रांस भी आएगा। उसके ऊपर हमारे यहाँ पे लिटरली यूएस तक आ सकता है, ये आशंका है। इसीलिए ही इज ट्राइंग टू टेक ए बैक स्टेप। बट व्हाट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट अमेरिका वांट्स इज दिस समथिंग दैट आई वांट टू टॉक टू यू। हम लोग ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं अमेरिका होता कौन है। हर जगह में जाके घुस के उनको सैंक्शन डालने वाले, उनको डराने वाले, धमकाने वाले, किडनैप करने वाले, मारने वाले। दिस वाज ए इलीगल वॉर, नॉट जस्ट फ्रॉम एन इंटरनेशनल लॉ पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम एन इलीगल पर्सपेक्टिव फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो। हमारे जैसे रिपब्लिकन्स जो है, जो सेंट्रिस्ट, जो राइट विंग सेंटर टू राइट रिपब्लिकन्स है, वो भी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे वॉर को। उन्होंने उनके कैंपेन में उन्होंने बोला था कि नो वॉर। अभी जाके क्या है, आपने कनाडा को 51st स्टेट बनाने वाले थे, आपने ग्रीनलैंड की बात की, क्यूबा की बात चल रही है, आप ईरान के ऊपर अटैक कर दिए जब बात चल रही थी। तो अगर आपने सचमुच में आपने ईरान के ऊपर उनके साथ डील ही करना चाहिए था, तो आपने जब बात हो रही थी तब क्यों अटैक किया था? सो दिस दो मुंह वाली जो बात, हिपोक्रेसी की बात जो बात हो रही है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू टॉक। बट देयर समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू प्रिया। अभी बात हो रही थी पैसे के बारे में। ऑयल तो अमेरिका बेचेंगे, उसके साथ साथ अमेरिका की आर्म्स की भी चलती है। अभी लिटरली इस जंग के बीच में $16.5 बिलियन हथियार की बात हुई है और अप्रूव किया है गल्फ कंट्रीज के साथ। आप मुझे बताइए इसका। लेकिन यहाँ पे स्विट्जरलैंड का भी जिक्र कर लेते हैं। उन्होंने तो कहा है कि जहां जहां भी वॉर चल रहा है उन्हें हम कुछ भी सप्लाई नहीं करेंगे। नहीं, अभी अप्रूव किया है, मैंने कल ही देखा है। $16.5 बिलियन का हथियार अप्रूव किया है गल्फ कंट्रीज में। लेकिन गल्फ कंट्रीज में उनको लिटरली थप करके अमेरिका का फायदा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। दबदबा चाहिए सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नहीं चाहिए, उनको एशिया में चाहिए, उनको इंडो पैसिफिक में चाहिए, उनको मिडिल ईस्ट में चाहिए। उनको अपना हथियार बेचना है, अपना प्रॉफिटेरिंग करनी है अपनी। और ये हम जिक्र कर भी रहे थे कि ट्रंप हर एक चीज को बिजनेस डील की तरह देखते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स अलग है, जियो पॉलिटिक्स अलग है और बिजनेस डील अलग होती हैं। सिवाज साहब, इस जंग में फायदा किससे हुआ? क्योंकि फायदा तो इजराइल का ही हो रहा था, लेकिन ट्रंप के भी अपने कुछ खास मायने थे, लेकिन वो मायने शायद पूरे नहीं हो पाए।
और देखो वही बात करते हैं प्रिया, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका को नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका का ऑयल बिक रहा है, अमेरिका का हथियार बहुत ज्यादा बिकेंगे, जैसे बताया जा रहा है 60 से 70 बिलियन डॉलर का अभी कहने पैकेज होगा। ये मिडिल ईस्ट कंट्री हथियार खरीदेंगे क्योंकि उनको डर लग गया है कि आने के टाइम में ईरान फिर हमला कर सकता है। और ये सच्चाई है कि इसमें जो एम था अमेरिका का और इजराइल का, उसमें भी फर्क है। देखो इजराइल तो ये जो लड़ाई लड़ रहा है उसका भी रीजन है, वो कहता है कि भाई ईरान जो है उसको एग्जिट ही नहीं मानता, वो कहता है कि भाई हम इसको एग्जिस्ट करने का कोई राइट ही नहीं है। तो उनका तो एग्जिस्टेंशियल सवाल है और वो इसलिए लड़ रहे हैं। मगर सच्चाई यह है कि इजराइल जो है वो इस लड़ाई का दायरा बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है मिडिल ईस्ट कंट्री भी शामिल हो, मिडिल ईस्ट वर्सेस ईरान भी हो। और वो उसकी वजह से इसीलिए उन्होंने जो हमला किया था इजराइल ने साउथ पारस पे, जो कि सबसे बड़ा एक प्रकार से गैस फील्ड है ईरान का, तो वो ईरान को पलटवार किया। वो लड़ाई के दायरा बढ़ाना चाहते हैं, जबकि अमेरिका दायरा नहीं बढ़ाना चाहता। अमेरिका सोच रहा था, जैसे वेनेजुला जैसी बात ठीक है कि ये अगर टॉप लीडर और इनके टॉप कमांडर्स को मारा जाए तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा। वो तो हुआ नहीं। ईरान ने मुजाहिक डिफेंस सिस्टम है, उसको बोलते हैं मुजाहिक डिफेंस, कि आप एक सिर काटेंगे तो 25 सिर और आ जाएंगे। 31 प्रोविंस में बांट रखा है ईरान को उन्होंने, और IRGC को डिसेंट्रलाइज किया। कोई भी कमांडर बनने से उसका सक्सेशन प्लान है, तो मुझे लगता नहीं कि वो सक्सेसफुल हुआ। जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बारे में सोचा था शायद वो उल्टा हुआ है। और ईरान के पास कितनी काबिलियत और क्षमता है अभी कहना मुश्किल है। इसने सरप्राइज कर दिया जब 4000 तक इसने मिसाइल फायर कर दी डिगोग्रासिया में, तो उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी कितना जमावड़ा। हम सब सोच रहे हैं इनके पास मिसाइल रॉकेट जो हैं वो 8 से 10 हजार है, ड्रोन कोई 80,000 से 1 लाख है, कहीं उससे ज्यादा तो नहीं है। कहीं वो न्यूक्लियर हथियार की तरफ क्या वो जा रहा था? इसके अंदर भी आप इसका कोई भी जवाब दे नहीं पाया है कि नतांज फोर्दो और इफ्सान में जिस प्रकार से हमला पहले हुआ था जून में, उसके बाद क्या वहां पर यूरेनियम खत्म होगा या यूरेनियम शिफ्ट होगा, इसका आंसर किसी के पास नहीं है। अभी भी नतांज में हमला हुआ, तो मतलब यह है कि इस लड़ाई का सबसे बड़ा नुकसान डेवलपिंग कंट्रीज को रहा है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को रहा है। उनकी इकोनॉमी डिगमगाएगी। ऑयल के रेट 150 से $200 पर बैरल तक चले जाएंगे अगर ये लड़ाई अभी लंबी चलती है। और ये मुझे लगता है यूरिया की बात नहीं कर रहे लोग, फर्टिलाइजर का बड़ा एडवर्स इंपैक्ट है। मगर मैं इसमें एक बताऊं, भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। भारत ने अपना ऑयल का डाइवर्सिफाई किया, 24 से 40 एंटिटी से दिया है। अभी तक हमारे ऑयल के रेट बिल्कुल बरकरार है, जबकि वर्ल्ड में सिंगापुर जैसे देश में भी प्रॉब्लम आ रही है। हमारी प्रॉब्लम आ सकती है LNG की और LPG, क्योंकि हम कतार से ज्यादातर लेते थे 60 से 70%, मगर अब हमने अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा दी है। हम उसके लिए भी ऑल्टरनेट सोर्स निकाले। मुझे लगता है भारत अपने हिसाब से अपने आप को बचाने के लिए, इकोनॉमी के लिए सब वो एक्शन ले रही है प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो लेने चाहिए। बिल्कुल। उमर साहब, ट्रंप साहब पहले कह रहे थे कि ईरान इतना कमजोर हो चुका है, रिजीम चेंज की बात हुई, वो हुआ नहीं, और फिर उन्होंने कहा कि भाई वो इतना कमजोर हो चुका है कि अगर रिजीम नहीं भी चेंज होती है तो अब वो बहुत ज्यादा पिछड़ चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से रिटेलिएट ईरान कर रहा है, ये नजर नहीं आता कि वो इतने ज्यादा कमजोर हैं। देखिए, डिफेंस की क्षमता के लिहाज से तो जो सारे कैलकुलेशन थे उसके मुताबिक वो उन्होंने यही बात कही कि जो उनके पास है उसके मुताबिक हम उनको रिजीम कोलैप्स हो जाना चाहिए। लेकिन जो सरप्राइजेज ईरान ने दिखाए हैं उससे ये बात मालूम हो गई है कि ईरान इस युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार था। और अगर गलती से भी इन्होंने अपने बूट इन द ग्राउंड भेजने की कोशिश करी तो वो सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, इराक नहीं, वियतनाम से भी ज्यादा बुरा हाल हो सकता है। इसलिए शायद अमेरिकन जनता के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। और यहाँ पर जो पूर्णिमा जी बैठी हैं वो बार बार इस बात की तरफ चेतावनी दे रही हैं कि अमेरिका में ये वॉर बहुत ही अनपॉपुलर हो रही है। और इसमें आपने जो सवाल पूछा कि कौन इसमें ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो मैं समझता हूं कि जो ट्रंप की पूरी टीम है उन्होंने $200 बिलियन और मांगे हैं, तो वो पूरे अमेरिकन जो पेंटागन है उसका जो बजट है उसको उससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जब वो ले लेंगे उसके बाद ये जंग खत्म कर देंगे। एक छोटा सा कमेंट बेनी सर का। सर, इजराइल का आगे अब क्या स्टैंड होगा, आगे क्या करेगा इजराइल? एक्चुअली मेरे तरफ से तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। टुमारो मॉर्निंग दे विल स्टॉप द वॉर एंड इट्स ओके बिकॉज आई एम अ सिटीजन ऑफ इजराइल फर्स्ट ऑफ ऑल। आई हैव आल्सो हैव माय ग्रैंडचिल्ड्रन, आई हैव माय चिल्ड्रन ओवर हियर एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद finishing the war. But the war is not supposed to be finished like this. The regime must not be there, Iranian regime, because
ऑल्सो द पब्लिक, उन लोग की जो पब्लिक है उनको भी नहीं मांगता है। दे आर सफरिंग फॉर 47 years. Nobody is talking about their regime. Nobody is talking about their public. Nobody is talking about what happened to Israel 47 years. जो उमर साहब है और जो अपने सिवान मेजर साहब है और जो अमेरिकन से अपनी मित्र है, उनको मैं एक ही बोल रहा हूँ कि देखो 47 years what happened in this area. We are not want to involve in anybody. We want to stay as a state. बिल्कुल, और अभी सभी के लिए वेट एंड वॉच वाली स्थिति बन गई है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।